रक्षा और सुरक्षा के वचन के उत्सव पर आज दुनिया भर के बाजारों में इन्वेस्टर्स के लिए है बहुत ही बेहतरीन संकेत। दमदार तेजी के साथ खुलने के लिए तैयार होते हुए बाजार और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और सबसे पहले अनिल जी, आपको भी त्योहार की बहुत बिल्कुल दीप, आपको हमारे सारे दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि त्योहारों के सीजन की जो शुरुआत हो रही है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, घर में खुशियां लाए और धूमधाम से त्योहार मनाएं। और उसकी पूरी तैयारी बाजारों में आज है। बिल्कुल, आज तो धूमधाम से आमतौर पर ना ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सारे ऐसे त्योहार हैं जिस वक्त आपको लगता है कि छुट्टी होनी चाहिए मार्केट में, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा त्योहार है जो फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और आई एम श्योर कि मार्केट बंद होने के बाद आप हम सब लोग इतने बिजी रहेंगे। जो इवनिंग शिफ्ट वाले लोग हैं वो सुबह रक्षाबंधन के अपने उत्सव मना कर आते हैं, हम शाम को जाकर मनाते हैं। तो लगता है कि इस दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, चलो काम करना है तो करना है, लेकिन अगर 200 पॉइंट की तेजी के साथ खुले तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली तो मूड अच्छा हो जाता है। और सेलिब्रेशन हम करेंगे, सेलिब्रेशन आज मार्केट भी करने वाले हैं। बताएं सर, इस मौके पर क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स? संकेत बहुत ही बेहतरीन है और ये अच्छे संकेत अमेरिका से आते हुए दिखे हैं दीप। और अमेरिकी बाजारों में महंगाई दर में जो कमी आई है वो जोश भरती हुई नजर आ रही है। 8.5% पर आंकड़ा आया है, जो उम्मीद से काफी बेहतर रहा। 2.5 महीने के ऊपरी स्तरों पर अमेरिकी बाजार 500 अंकों का बड़ा उछाल लगाने में कामयाब रहे। 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद तगड़ी दौड़ फर्राटा मारते हुए अमेरिकी बाजार। डॉलर इंडेक्स भी कमजोर होता दिखा, 105 के आसपास आया। और ये दुनिया भर में कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट में जोश भरने का काम कर रहा है। नतीजों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे मतलब ढेर सारे नतीजे आए। और आज भी पूरा बिजी डे है नतीजों के लिहाज से। तो पूरा एक्शन स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक होने को देखने को मिलेगा आज के सेशन में जी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज के लिए। अनिल जी, एक बार जरा ग्लोबल मार्केट समझाइए। कभी सोचा था सर, आप तो इतने सालों से मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 8.5% आएगा और उसको बाजार सेलिब्रेट करेंगे? कभी ऐसा सोचा था सर? देखिए, यही बाजार की खूबसूरती और यही खासियत है। मतलब कई बार ऐसा होता है मार्केट की में ये चीज़ मैंने 30 साल के करियर में ये सीखी है कि ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा है वो हर वक्त सही हो। ये क्रिकेट नहीं कि आप कह सकते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छोड़ दो और अगर छेड़ना है तो लाइन में आकर उसको स्ट्रेट खेलो। मार्केट इतने स्ट्रेट और इतने सीधे हैं नहीं और वैसी टेक्निक से चलते नहीं है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि ऊंची ब्याज दरें, बढ़ती हुई ऊंची महंगाई दरें और बढ़ती हुई ब्याज दरें, इनके बीच में इक्विटी मार्केट में तेजी करने का कोई कारण बनता नहीं है। Exactly. लेकिन आज देखिए अमेरिकी बाजार जिस लेवल पर आ चुके हैं, हमारे बाजार कहाँ लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 1000 पॉइंट भी दूर नहीं है हम, राइट? सो कहीं कोई डर और चिंता की बात नहीं है। दो चीजें हैं। एक, जो बाजार के आमतौर पर आदत है वो ये कि जो पता है वो पता है और उस पर हम रिएक्शन नहीं देंगे। करेक्ट। और दूसरा, फॉरवर्ड लुकिंग, जो नहीं पता है और उसको लेकर अगर आप पॉजिटिव हैं तो बढ़ेंगे और उसको लेकर नेगेटिव है तो घटेंगे। तो अमेरिका में जो हो रहा है, काफी लोग मतलब अपना सर खुजाएंगे, यार ये क्या है? 8.5% का इन्फ्लेशन आना कोई अच्छी खुशी की बात है? डांस करें। 8.5%, इनको 2-2.5-3% चाहिए, राइट? फिर क्यों इतना सेलिब्रेशन? उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि अगर है ना, मतलब आपका पेशेंट आईसीयू में है ना, आपने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उस ट्रीटमेंट पे अगर पेशेंट ने रिएक्ट किया तो डॉक्टर खुश हो जाता है। करेक्ट। इसका मतलब नहीं पेशेंट ठीक हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, पेशेंट है ना, रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, और दवा देना उसका असर हो रहा है। सो कल जो खुशी हुई है फेड नाम के डॉक्टर को, वो इस बात की खुशी हुई है कि चलो हमने जो दवा दी थी कड़वी वाली ब्याज दरें बढ़ाने की, उस दवा का असर हो पहली बार दिखा है। और दूसरा कॉन्फिडेंस क्या आता है कि ये पेशेंट जितना खराब हो चुका था हो जाए, अब इससे ज्यादा इसकी तबीयत खराब नहीं होगी, अब यहां से सुधरे गई। ये दूसरा कॉन्फिडेंस आया कि 9.1% की जो ब्याज दरें अब तक की हाईएस्ट देखी वो हो गई, अब यहां से ठीक ही होगा। राइट, करेक्ट। तो ये दो चीजें अमेरिका में कल कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। ये तो होगी पास्ट और प्रेजेंट। अब जब आप 2.5 महीने की ऊंचाइयों पर, मैं 2.5 महीने की ऊंचाई नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम से कितने दूर बचे हैं। अगर आप लाइफ टाइम के बहुत नजदीक पहुंचे हैं मार्केट में, तो फिर ऐसा क्या है कि आप इतने भाग रहे, जबकि आपको पता है और ब्याज दरें बढ़ेगी, आपको पता है धीमापन आएगा। कई सारी कंपनियां, चाहे वो रिटेल की हों, चाहे सेमीकंडक्टर्स वाली हों, चिप्स बनाने वाली, जो कह रही कि भाई हमें स्लो डाउन दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू साथ में ये है दीप कि अगले साल के मध्य तक, जून जुलाई तक वापस से ब्याज दरें घटना शुरू कर देंगे। और अगर आपका व्यू 1 साल से ज्यादा का है
तो फिर आपके लिए शायद पैसे लगाने के मौके मौके। तो ये दूसरी चीज है जो अमेरिकी बाजार देख रहे हैं। राइट। और मुझे लगता है कि ज्यादा जो तेजी बन रही, ज्यादा जो उत्साह है अमेरिकी बाजारों में, इस वजह से है कि एक साल बाद अगर ब्याज दरें, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक और चीज बताऊं आपको। हाँ सर। आज ये सब खराब माहौल में बढ़ रहे हैं, एक साल बाद जब ब्याज दरें घटना शुरू हो, यू नेवर नो, तब भी वाली आएगी, आ सकती। जरूरी नहीं कि उस समय उसी से वैसे ही रिएक्ट करें। हाँ, मतलब उस मार्केट का रिएक्शन कई बार बहुत अलग होता है, जो आपने पढ़ा, देखा, समझा, जो एक्सपीरियंस किया है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मेरी लाइफ में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। हाँ। कि ब्याज दरें बढ़ रही है, महंगाई इतनी ऊपर है और मार्केट बढ़ रहा है, कभी नहीं देखा। एग्जैक्टली। लेकिन यही तो लर्निंग है, यही सीख है, यही समझ है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बाजार ने जो पिछली बार किया वो इस बार भी करे। Exactly. लेकिन एक चीज जो बाजार हमेशा करता है और अभी भी कर रहा है, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखना। और आगे को लेकर अगर किसी का एक साल प्लस का व्यू है तो उन्हें लगता है सिचुएशन बेहतर होना शुरू होगी, और अगर एक साल प्लस का व्यू है, सिचुएशन एक साल बाद ठीक होनी शुरू होगी, तो मार्केट अपनी समझ में आज से एक्शन देंगे। वो एक साल का इंतजार नहीं करेंगे कि मैं एक साल बाद रिएक्शन लूँ, और यही होता हुआ दिख रहा है। सो बढ़िया है, नंबर्स अच्छे हैं। जो कुछ ब्याज दरें बढ़ाने का असर आना चाहिए वो पहली बार आता दिखा है, अच्छी बात है। तो आई थिंक इसलिए बाजार खुश, इसलिए खुश है। और और हमारे यहाँ भी देखिए, हाँ, गवर्नर साहब ने जो पॉलिसी दी थी, पूरे साल भर के इन्फ्लेशन पे उन्होंने कोई खास बदलाव नहीं किया। नहीं, साल का तो सेम ही रखा था। लेकिन इस क्वार्टर का उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.2% से घटाया था। तो इसका मतलब क्लियर है कि कहीं न कहीं दीप जो संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से मेटल्स के दाम कम हुए हैं, जिस तरह से क्रूड के दाम कम हुए हैं, करेक्ट, ये तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन टॉप कर गया है, पीक इन्फ्लेशन पीक हो गया है, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये कॉन्फिडेंस सब जगह, ये कॉन्फिडेंस हमारा अपना भी है, ये कॉन्फिडेंस बाहर का भी है। सो हमने भी ऑलरेडी इन्फ्लेशन घटने के संकेत दे दिए और बाहर से भी आ रहे हैं, यूके से भी आए हैं। सो आई थिंक वो एक थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है और उसको बाजार सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी तो दूसरे कारण तो अपनी जगह ये, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, फ्लो स्ट्रॉन्ग है, इक्विटी में वापस पैसा ग्लोबली आ रहा है, डॉलर इंडेक्स आपका 105 पर आ गया, बॉन्ड यील्ड स्टेबल है। अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से जल्दी जल्दी नीचे आ जाए एक दो बार और, तो अमेरिका में अब ज़्यादा और तेज़ी से बहुत लंबी ब्याज दरें बढ़ाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, 1% एक बार फिर से ना देखें। ये सारी चीज़ें आपका मूड माहौल बनाने वाली है, साइड बाय साइड वो चलती है। तो लेट्स एंजॉय। चलिए, तो आज तो एंजॉय करना ही है सर पूरी तरह। हमारे बाजार के लिए क्या मायने? आपने जैसे बोला, हमारे गवर्नर साहब ने भी कहा कि इस तिमाही में इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए। वैसे भी अच्छा मोमेंटम है, और ये जो आपने कहा था कि 17,600 17,800 की एक रेंज आपको बाजार की दिख रही है अपर साइड पे, क्या आज ऊपरी रेंज बाजार टेस्ट कर सकता है इस बढ़िया मूड माहौल में? हाँ, ऊपरी रेंज टेस्ट करेगा, और अगर रुकना है तो ये आखिरी पड़ाव है। अच्छा। एग्जैक्ट में लेवल ऑनेस्टली कल शाम को जब मैं डेटा बना रहा था, मुझे नहीं लगा कि 17,800 के ऊपर के लेवल भी निकालने पड़ेंगे, फ्रेंकली। सो और दूसरा कहीं शाम को एक देर शाम तक बड़ा एक स्पीच था, तो लेट भी हो गया मैं उधर पहुंचने में, तो मुझे लगा कि 800 तक के रेंज से काम चल जाए। सो बेसिकली मेरा ये सोचना था कि 17,400 से 17,800 या प्रिसाइजली 17,600 से 17,800 हमने कहा था कि इस रेंज में कहीं टॉप एक बार बनाना चाहिए। हम उस रेंज पर पहुंच रहे हैं। यहाँ से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ से पार निकलने के बाद फिर सीधा आपका लाइफ हाई वाली मामला बनता है। फिर बीच में कोई ऐसी छोटी मोटी रुकावट है नहीं। 18,600 आपके सामने है, और जिस स्पीड से जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, भगवान जाने लाइफ हाई या मतलब और कहाँ तक मार्केट पहुँच जाए, यू नेवर नो। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से 17,600 17,800 की रेंज जहाँ है, अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो, थोड़ा वक्त बिताए। मुझे एक अच्छी चीज़ दीप जो लगी वो ये कि देखिए, मार्केट में पैसा अगर आपके कन्विक्शन से बनेगा तो वो पैसा आपके लिए अच्छा भी और टिकाऊ भी है, और अगर पैसा आपके अंदाज और किस्मत से बनेगा, तो किस्मत तो हर रोज अच्छी नहीं होती ना, अंदाज हर रोज अच्छा नहीं होता, वो किसी दिन जा भी सकता है। तो पिछले 3-4 दिनों में अमेरिका के बाजारों ने, हमारे बाजारों ने जो दिखाया वो कन्विक्शन का टेस्ट किया है, किसका भरोसा है खरीदने में और किसको डर लगता है जो जल्दी जल्दी बेच रहा है। तो जिन लोगों ने, चाहे वो बड़ी इवेंट के पहले हो, आरबीआई की पॉलिसी के पहले, चाहे वो फेड की पॉलिसी के पहले हो, चाहे अमेरिका की महंगाई के आंकड़े के पहले हो, हर एक लेवल पे अगर तेजी करने वालों ने कन्विक्शन दिखाया है तो उनको रिवॉर्ड मिला है। करेक्ट। सो ये मार्केट बहुत क्लियरली आपको ये बोल रहा है कि अगर आपका कन्विक्शन है और आप बने हुए हैं तो पैसा बनेगा, राइट। और हर किसी का नहीं बनेगा। रोज ऊपर जाए, आज खरीदो कल ऊपर, सुबह खरीदो शाम को ऊपर, उसमें तो फिर हर आदमी एक्सपर्ट है। यस, एग्जैक्टली, है ना।
ऐसी सिचुएशन में आप 3 बार 4 बार 5 बार पैसा बना लेंगे ट्रेड करके, लेकिन छठी बार अगर लगेगा तो वो 5 बार का साफ कर जाता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से जो स्पीड है जितनी धीमी रहे, जितना धीरे धीरे आराम से बढ़े, सबका पार्टिसिपेशन आता है और वो टिकाऊ होता है। हाँ। और इस बार बाजार वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली 17,300 के ऊपर निकलने के बाद बाजार ने जो स्पीड धीमी की वो मुझे पसंद आ रही है। ये पसंद है आपको? नो डाउट। अगर आप ऐसे मुझे सुबह सुबह पूछोगे 200 पॉइंट ऊपर तो बड़ा मजा आता है, वाह डबल सेंचुरी। लेकिन एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि धीमी स्पीड से बढ़े, मौका मिले। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए। 200 थोड़ा ठीक है, कभी कभी गैप अप गैप डाउन के लिए भी तैयार होना चाहिए। सो आई थिंक हमारे बाजार सेट है। आज वीकली एक्सपायरी है। यस, एक चीज तो पक्का, एक वीकली एक्सपायरी आपकी 17,500 के नीचे नहीं होगी। अब तो डेटा जिस तरह के बने हुए हैं वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। दूसरा ये कि अगर आज आप वीकली एक्सपायरी बढ़िया 17,700 17,800 की रेंज में कर लेते हैं और अगर 17,800 के ऊपर कर लेते हैं, फिर तो ये कमाल ही करने को तैयार है, फिर तो लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है। फिर तो 800 पॉइंट ही दूर हो जाएंगे। हाँ, फिर 800 पॉइंट और 17,800 आखिरी बाधा एक तरह से मान के चले। 800 850 एग्जैक्ट लेवल में आपको कल निकाल के बताऊंगा। हो सकता है कल भी ना बताऊं, रक्षाबंधन आज शाम को बड़े बिजी रहेंगे सब लोग, तो मैं भी थोड़ा ही पढ़ूंगा, शाम को ज्यादा नहीं पढ़ाई करूंगा। सो लेकिन ओवरऑल ठीक है, सेट है और ग्लोबल तेजी का हम भी फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। ऊपर से हमारे मार्केट सबसे बढ़िया बात दीप है कि पिछली बार जब 17,700 17,800 आया था, उस समय एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देखो, उस समय के पुट कॉल रेशियो देखो, उस समय का रिटेल पार्टिसिपेशन देखो, उसके मुकाबले में हम बहुत हल्के हैं। मतलब अगर कोई आदमी उस वक्त 5 लोट की पोजीशन रखता था तो आज 1 लोट की होगी। यस सर, एग्जैक्टली। अगर किसी की कैश मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से 50 लाख का पोर्टफोलियो होगा तो उसका 5 लाख का आज होगा। यस। सो मार्केट और जब क्या होता है कि आपकी पोजीशन कम होती है ना, तो अगर 10% घट भी जाए तो आपको ज्यादा चिंता। 50 लाख का पोर्टफोलियो 10% घटे तो आपको टेंशन होने लगती है। 5 लाख का पोर्टफोलियो 10% घटे तो उतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि आपके पास और पैसे। सो इस बार जो बड़ा फर्क आया है वो मार्केट हल्के। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है इस बार की तेजी में, बड़े पैसे के बना तेजी हो रही है वैसा। हाँ। आप एक चीज समझो, एफआईएस के नंबर्स में मार्केट गिराने के लिए, बेचने के लिए $1-1 बिलियन बेचना पड़ता है। यस, हाँ, करेक्ट। जब हम 15,200 की तरफ चले थे, रोज 5,000 7,000 करोड़ का आ रहा था सर। बढ़ाने के लिए कितना चाहिए भाई साहब? 1,000 करोड़, 1,500 1,000 1,200 1,700 उसी में हो रहा है, उसमें काम हो रहा है। ये ताकत है, स्ट्रेंथ है। नहीं तो हमेशा पहले ऐसा होता था, बढ़ने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, घटने के लिए थोड़ा सा बेचो घट जाता था। ये बड़े स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं भारतीय बाजारों में। अच्छी बात है जो, हाँ अच्छी बात है, जो नोट करने लायक है। ये आप देखिए, इस बुल रन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने पढ़ने आप आजादी के बाद 75 साल के पढ़ लीजिए, हमेशा ये होता था कि बढ़ने के लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए थे, घटने के लिए कम चाहिए थे। पहली बार मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बढ़ने के लिए कम पैसे में तेजी हो रही है। इसका मतलब ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब है कि खाली आप एफआईएस के पैसे पे भरोसा नहीं डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि लोकल पार्टिसिपेशन जबरदस्त है। सो आई थिंक वी आर सेट। बढ़िया है, अच्छा दिन है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो आइए फिर इसे अच्छे दिन को समझते हैं, फायदा भी उठाते हैं। बताएं सर आज का सेटअप ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव, न्यूट्रल पॉजिटिव, जो आपको ठीक लगे रख लो। घरेलू फंड के संकेत हल्के नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट और ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। निफ्टी पर सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। 17,500 550 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। दिन के लिए उसके नीचे जाने की जगह है नहीं, फिर भी नोट करके रख लें। 400 से 475, 17,400 475 आपके लिए बड़ा सपोर्ट जोन। एक चीज और बता दूं दीप, अब वापस से आपको कि बाजार ने टॉप कर दिया है या मेरी तेजी की पोजीशन सारी छोड़ दूं, बेच दूं, ये सारा मन में कभी आए, अगर आए तो एक ही लेवल का ध्यान रखना जी, सिर्फ एक लेवल, 17,325। ओके। जिस दिन 17,325 के नीचे बंद हो उस दिन आपको अपनी ट्रेडिंग की सारी पोजीशन छोड़ देनी है। ओके। लॉन्ग साइड वाली। हाँ। वैसे जीरो। आज का गैप अप तो ठीक है, बट करंट लेवल से देखें तो ज्यादा दूर नहीं है 17,325। हाँ, करंट लेवल से ज्यादा 17,300 17,400 की रेंज में 7 दिन 6 दिन बिताएं क्लोजिंग के बेसास, और वहां से एक ब्रेकआउट दिया। और प्रिसाइजली 25-50 पॉइंट अपना दिमाग भी लगा लेना, 17,300 मान लो और सेफ रहना। तो 17,300 325 के नीचे जिस दिन बंद होगा उसी दिन जहां से घूमेगा आपको लगेगा वहां टॉप बना है। और वो 17,800 से घूमता है, 18,600 से घूमता है, वो देखा जाएगा। अभी के लिए जब तक 17,300 के नीचे बंद नहीं होता आपको तेजी में रहना, बात खत्म। पोजीशन बाकी डे टू डे वाले के तो मैं अभी दे ही रहा हूँ, सारे लेवल्स अभी आने वाले हैं आपके लिए।
ऊपर की तरफ 675 775 इस रेंज में खुलेंगे, टाइम पास करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, जिसको खरीदना खरीदे, जिसको बेचना बेचे, मजबूत कौन है वो पता चलेगा। 775 के पार निकल के टिके 800 से 850 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके हल्के फुल्के करेक्शन का इंतजार करें। दो चीजें हैं आज के बाजार को अप्रोच करने की, दो ही तरीके हैं, जो सुबह 7 बजे मैंने यहां से भी बात कर रहा था कि या तो बहुत गैप से खुलने दो इसको, मतलब कहाँ खुलेगा हमारे हाथ में तो है नहीं, 200-250 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाता है तो जहां खुले और जहां टॉप बनाए वहां से 75 पॉइंट 50-75 पॉइंट नीचे आने दो, वहां एंट्री करो, मौका मिलेगा। मिले तो मिलेगा, मंदी नहीं पता। अच्छा। मिले तो ओके। अगर बहुत गैप से खुला 200 ऊपर खुल गया तो 50-75 पॉइंट खुल के जहां से नीचे आएगा वहां लेना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगर 200 पॉइंट ऊपर नहीं खुला, 125-150 पॉइंट ऊपर खुला तो जहां खुले वहां ले लेना है। ओके, डिपेंडिंग कितना बड़ा गैप है। बस। अगर गैप ज्यादा है तो शॉर्ट नहीं बोल रहा मैं, शॉर्ट नहीं करना, वहां से नीचे में लेना है। अगर कम गैप से खुला तुरंत लेना है। अंडरस्टूड। हाँ, डन। बैंक निफ्टी 38,150 38,225 सपोर्ट जोन है, इसके नीचे 37,925 38,050 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, ऊपर 38,600 38,750 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, शायद 38,500-600 की रेंज में कहीं खुलेंगे हम, और वहां देखेंगे आगे क्या होता है। 38,875 39,025 अगला बड़ा टारगेट, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी करेगा। ठीक है सर। सपोर्ट लेवल बंद हुए हम 17,550 के आसपास, पहला सपोर्ट वहीं दिया है, 535 है प्रिसाइजली, 17,550 525 500 475, ये 25-25 पॉइंट की रेंज में आपके 4 सपोर्ट है। इसके नीचे 450 400 और 350 ये बाकी सपोर्ट लेवल है जिस पर फोकस करना है। हायर साइड पर 17,600 650 675 तीन छोटे लेवल हैं, इसके तो ऊपर ही खुलने चाहिए। 775 800 और 850 बीच में 100 पॉइंट का गैप है। 675 से 775 की रेंज में कोई डन का लेवल नहीं मिल रहा, सो इस 100 पॉइंट की रेंज को आप देखिएगा ध्यान से। 675 के नीचे खुलने के बाद नहीं आएंगे जल्दी से, 775 के ऊपर शायद ना जाएं जल्दी से। राइट सर, समझ गया। माफ कीजिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी, पहले सपोर्ट लेवल बता दूं। यस सर। 38,300 के आसपास ही आप बंद हुए, 12-13 पॉइंट नीचे। पहला सपोर्ट 38,300, दूसरा 38,225 और तीसरा 38,150। मुझे नहीं लगता इसके नीचे के सपोर्ट की जरूरत है, नोट करके रखना ठीक है। 38,050 37,975 37,925 37,750, दैट्स इट। हायर साइड पर 38,300 के ऊपर खुलेंगे आप, नेचुरली 400 के भी ऊपर खुलेंगे, लेकिन पहला रुकावट का लेवल 38,400 है। 38,500 38,600 दो लेवल है, शायद इसके आसपास कहीं खुलेंगे। फिर उसके बाद 38,600 750 825 875 925 और 39,025 ये सारे लेवल्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना। चलिए, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स और साथ ही आज के दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। जैसा अनिल जी से हम बात कर रहे थे, 17,800 की एक बड़ी लेवल है, क्या आज बाजार उसको टेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं? संभावना है, वहां से फिर क्या नए लेवल निकल कर आएंगे ये इंटरेस्टिंग रहेगा, पर आज के लिए बड़े लेवल्स टेस्ट कर सकता है बाजार। इंटरेस्टिंग बात है सर कि कल एफआईएस की पोजीशनिंग और पुट कॉल रेशियो दोनों ही कम हुए हैं। दीप, इससे बढ़िया डेटा मिल नहीं सकता आज, वीकली एक्सपायरी के दिन। अच्छा, कल आपको ध्यान है, कल हम क्लोजिंग में भी एक ही बात कर रहे थे, 2-3 दिन हो गए सुस्ती जी। अब अमेरिका में मेक और ब्रेक सेशन हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के डेटा मूड बना सकते हैं। करेक्ट सर। थोड़े भी अच्छे आ गए तो मार्केट भाग जाएगा। करेक्ट सर। 8.7 चाहिए थे, 8.5 आया, राइट। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है। क्या है कि मूड मार्च में इसी डेटा पे गिरा था, मार्च में 8.5 आया था तो इसी पर गिरा। हाँ, सो ये कैसे नजरिया बदलता है, एग्जैक्टली ये समझने वाली चीज है कि आप, और 8.5 जब आया तब आप ऊपर जाते हुए देख रहे थे, इसलिए गिर गए। 8.5 अभी आया तो आप नीचे जाते हुए देख रहे, इसलिए बढ़ गए। सो नंबर के साथ डायरेक्शन, अंडर करंट, ये इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मिला के जब आप देखते हो कॉम्बिनेशन में, तो आपको समझ में आता है करना क्या। तो इसलिए ग्लोबल संकेत के साथ आज लोकल ट्रिगर जो है सपोर्टर शानदार। देखो, कल की तेजी के बावजूद, तेजी तो नहीं बोलेंगे, चलो सुस्ती के बावजूद तेजी बोलना ठीक है, आज का मिला के बोल रहे हैं इसलिए, बाकी कल कंसोलिडेशन 55% से 52% आ गया जी। ठीक है, आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कमी हुई है। पुट कॉल रेशियो 7 बेसिस पॉइंट घट गया, और अच्छी बात है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी घट कर आया 1.21 से 1.09, बढ़िया है। तो हल्के विक्स कोई खास बढ़ा नहीं है, तो ये डेटा भी आपके अच्छे।
FIs के डेटा में आपको यही बता दूं, जी। 1062 करोड़ की कैश में खरीदारी की है, लगातार चौथा दिन है जब 4 डिजिट में खरीदारी है। हाँ, कल FNO के डेटा थोड़े से सुस्ती वाले थे FIs की तरफ से। 876 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने बेचे और इसी वजह से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 3% घटी है। 460 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे। तो अगर आप नेट देखेंगे तो खरीदारी नहीं है, लेकिन बड़ी बिकवाली भी नहीं है, इसलिए मैंने FIs के डेटा आज न्यूट्रल रखे, पॉजिटिव के बजाय। तो कैश मार्केट में खरीदारी के बाद भी मैं पॉजिटिव रख सकता था, लेकिन न्यूट्रल इसीलिए है। लोकल फंड ने कल थोड़ा सा बटन दबाया है, 768 करोड़ की उनकी बिकवाली हल्की सी आप कह सकते हैं बढ़ाई, बट ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेटा ठीक है, परफेक्ट है। चलिए, तो डेटा भी सपोर्टिव है, पोजीशंस भी अच्छे हैं। तो बताएं फिर मौजूदा पोजीशंस, गैप अप क्या करना है सर? 17,425 कल के लोस के थोड़ा सा नीचे इंट्राडे स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग 17,325। इसको हम 17,500 कर देंगे कल, आज नहीं ना, आज नहीं। डिसिप्लिन रखना है। भले पता है आज 17,500 के नीचे बंद नहीं होगा, लेकिन नहीं, जो रखना है उसी तरह से रखेंगे। ठीक है। तो आज 17,425 और 17,325 है, कल 17,475 या 17,500 हो जाएगा, मैं देखिए बता। बैंक निफ्टी इंट्राडे 38,150, क्लोजिंग 37,900, ये आज के लिए है। कल यहाँ पर भी बदलाव होगा, मैं कल बता दूंगा। ठीक है सर। अगर आप शॉर्ट है तो कल जो स्टॉप लॉस दिया था वही आज भी है, 17,600 कल का था जी, इंट्राडे और क्लोजिंग। आज भी 17,600 है इंट्राडे और क्लोजिंग। 38,500 बैंक निफ्टी का कल भी था इंट्राडे क्लोजिंग, आज भी 38,500 इंट्राडे क्लोजिंग, सेम यही स्टॉप लॉस दोनों आज फॉलो करना है। ठीक है सर। नई पोजीशंस पे खरीदे निफ्टी 17,500 से थोड़ा सा नीचे, जिनको डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 17,425 का लगाएं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 17,475 स्टॉप लॉस है, 17,600, 650, 675 तीन छोटे टारगेट है, इसके ऊपर खुलेंगे। 775, 800, 850 तीन बड़े टारगेट। थैंक यू वेरी मच, बस उससे ज़्यादा टारगेट है नहीं मेरे पास में। और एक और चीज़ ये है कि ये सारे लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ स्पॉट लेवल है, कैश लेवल है, फ्यूचर्स नहीं है। फ्यूचर्स में 20-25 पॉइंट से 30 पॉइंट, एडजस्ट करिए, 15 से 30 पॉइंट का प्रीमियम चलता, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। बेचना जो जाता है, ये इंटरेस्टिंग होगा, ट्रिकी है, मतलब ढंग की जगह मिल नहीं रही बेचने के लिए। चलो फिर भी निफ्टी में तो मिल रही है, बैंक निफ्टी में मुश्किल से मिल रही है। 17,775 से 17,850 इस रेंज में आपको बेचना है। ओके, ठीक है, मूड माहौल को देखते हुए आप सोचो 550 बढ़ के डाउ 100 और ऊपर अभी तक डाउ फ्यूचर से है ना, क्लियरली। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब, नहीं तो जनरली ज्यादा बढ़ जाए उस दिन डाउ फ्यूचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। नहीं, 100 ऊपर, और सुबह से मेंटेन कर रहा है, गिरा नहीं है। इसलिए बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से मूड माहौल को देखे। एक चीज गांठ बांध लीजिए, जो लोग सिर्फ इस वजह से बेचते हैं, इतना क्यों बढ़ गया, मैंने तो लिया ही नहीं, ये फालतू में ऐसे ही खींचे जा रहे हैं, कॉन्ट्रा करें, उल्टा लें, कोई तो चला रहा है। जो ये सारी सोच के साथ जो बेचेगा उसके पक्के पैसे लगेंगे। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि टेक्निकली कोई एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, या कोई आपको ग्लोबल मूड माहौल ऐसा दिख रहा है, उस वजह से आप शॉर्ट करें, तो आपके पैसे खाली ये मतलब वो अड़ियल रवैये से कि मैं ले नहीं पाया इसलिए बेचूंगा, इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, इतना जल्दी क्यों, अब तुम्हारा क्या ले गया भाई। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट करोगे तो ले जाएगा। तो अगर एक साइड गलती कर दी नहीं लेके, तो दूसरी साइड करना जरूरी है, पूछो अपने आप। तो इसलिए कोई हड़बड़ी जल्दबाजी बेचने के लिए ना करें। ये रेंज है, इस रेंज में मौका दे। मोमेंटम से लड़ना नहीं है बेसिकली। ना कारण तो होना चाहिए करने का, वजह ही नहीं है। आज मैं ऑफिस क्यों आता हूँ, सैलरी मिलती ना, काम करने में मजा आता है ना, नहीं तो फिर क्यों आऊंगा। अब अगर खाली मार्केट में पैसे देने के लिए आना है, या अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि मैं मार्केट के सामने खड़ा हूँ, सबने तेजी की, मैं नहीं कर पाया, मैं बेचूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। सो अड़ना नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं है। कई बार वो बोलते हैं ना कि या तो आप इतने पावरफुल हो कि लोग आपकी बात माने, और अगर आप इतने पावरफुल नहीं हो सकते तो जिसकी मानते उसके साथ हो जाओ। करेक्ट। हाँ, तो सिंपल सी चीज है, मार्केट के साथ हो जाओ, फायदा ज्यादा वहां है, मार्केट के अगेंस्ट चलने में फायदा ज्यादा है नहीं। बिल्कुल। तो बेचना है इस रेंज में। स्टॉप लॉस 900 का होगा, जिनको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाने की ताकत है वो 18,000 का रखे, वो ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस है। लेकिन मुझे ज़्यादा रिस्क रखनी भी नहीं है, इसलिए 17,900 का दिया है। 17,675, 650 और 603 छोटे टारगेट, 550, 525 तीन मीडियम टारगेट, बस इससे ज़्यादा नहीं। डन सर। एक ही। हाँ, क्या करना है दीप, आराम से काम हो रहा है। और वो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स वाले। बहुत बढ़िया मार्केट है, इससे बढ़िया मार्केट कई दिनों से नहीं देखा। सब परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट करता है, जहाँ रुकना वहाँ रुकता है, नीचे
जहाँ रुकना है वहाँ ऊपर वहाँ रुकता है। इससे बढ़िया मार्केट हो ही नहीं सकता कि लेवल्स के हिसाब से चले दोनों तरफ। खरीदे बैंक निफ्टी, कल के लोस के स्टॉप लॉस पे 38,150 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 38,500, 600 दो छोटे हैं, 750, 825 मीडियम है, 875, 925 और 39,025 ये है ऊपर के टारगेट जिसके लिए बिकवाली करनी है। हाँ, निफ्टी में तो फिर भी मुझे लग रहा था 775 से 850 में बेचना सेफ है। बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा डर लगता है ऊपर में बेचने में, और मैं कई दिनों से बैंक निफ्टी में बेचने में डर रहा हूँ, बहुत इजीली बेचा नहीं जा रहा। करेक्ट। और क्यों नहीं बेचा जा रहा उसका रीज़न बताता हूँ कि बैंक निफ्टी की ताकत ज़्यादा है और बैंक निफ्टी अपसाइड में ज़्यादा आपको सरप्राइज देता है, गिरने में नहीं दे रहा, हाँ, बढ़ने में दे रहा में दे है। रहा है। सो आज मैंने जो रेंज दी है दीप बेचने की वो 38,750 से शुरू होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वहीं बेच दें। वहां पे तभी बेचना है जब आपको डाउ फ्यूचर ढीला होता दिखे, कुछ और ऐसे सिग्नल आए कि स्क्रीन थकी थकी से लग रही है, खुल गए गैप से लेकिन अब कोई फॉलो बाइंग नहीं आ रही, राइट, ऐसी कोई फीलिंग आए तो वहां बेचना है। अदरवाइज 38,825, 875, 925 ये जो लेवल है, जितना 925 के नजदीक बेचेंगे उतना आप सेफ है। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर का है 39,100 का, और जानबूझ के मैं दूर के स्टॉप लॉस देता हूँ जी, ताकि एक ट्रिगर ना हो, दूसरा बेचने वाले को हड़बड़ी जल्दी ना दिखे। नहीं तो क्या था, अच्छा सुई पॉइंट के रिस्क ना, चलो चांस ले लेते हैं। जब बड़ा होता है ना तो चांस लेने में डरता है, तो फिर वो ज्यादा सोच समझ के एग्जैक्टली ये सब साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है ताकि है ना लोग गलती ना करें। आधी चीज तो आपकी तभी ठीक हो जाती है जब आप गलती ना करें, और बाकी फिर थोड़ा सा ठीक कर लिया तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगा। मार्केट का दिल बहुत बड़ा है, ये मतलब पूरा महासागर है। जितना आपको करो, 2-2 बाल्टी सब पानी भर के ले जाओ, सूखने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। और अच्छा आप 2 बाल्टी निकाल रहे तो वरुण का कम नहीं हो रहा है, वरुण निकाल रहे तो किसी और का कम नहीं हो रहा है, सबके लिए है। सो पॉइंट ये है कि लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ ढंग से करो, सबको मिलेगा। सो इसलिए जब आपको करना है ट्रेड तो वो सोच समझ के करें कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है। रेंज इसलिए मैं बड़ी दे रहा हूँ ताकि आप बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें। ठीक है, ये आपके लिए रेंज है। स्टॉप लॉस 39,100 का है, टारगेट 38,600, 38,500 के 2 छोटे टारगेट हैं, 38,400, 300 के 2 मीडियम टारगेट हैं, और आपको लग रहा है कि 500, 600 ये ऐसे दे। मैं आमतौर पर राउंड फिगर देता नहीं, टारगेट आए तो दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा मत सोचा मैंने काम नहीं किया बिल्कुल प्रॉपर काम करके है, यही आ रहे हैं इसलिए ये दे रहा हूँ। नहीं आएगा तो मैं तो 25-25 पॉइंट का, देखो नीचे है ना, 38,225, 38,000 जैसे निकलेंगे वैसे आएंगे। हाँ, सिंपल। चलिए, क्लियर लेवल से आपके सामने। मैं और कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये काम नहीं किया ये नहीं कर सकता। नहीं सर, वो तो खैर सवाल ही नहीं उठा। कल तो दीप मेरे ख्याल से मैं रात को 1:30 बजे तक नोट्स बना रहा था, क्योंकि मैं घर ही बड़ा लेट पहुंचा। उसके बाद एनर्जी रही है करने ना काम तो करके सोना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है, अगर नहीं करके सो दिक्कत है, वो है ना बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि होमवर्क बाकी, तो उल्टा मतलब है ना, भले ही थोड़ा लेट सोए लेकिन करके सोए ना कंप्लीट, तो जितनी देर सोए ना उतनी साउंड स्लीप मिलती है। नहीं तो दिमाग में जितना बाकी है, सुबह जल्दी उठना, तो पता चला जो 3-4 घंटे आदमी सोया ना वो भी ढंग से नहीं सो पाया। इससे तो बढ़िया ना आप आराम से जितना सो वो कम से कम वो फायदा तो होता है। करेक्ट सर, मन तो शांत रहता है, सबसे बड़ी बात बिल्कुल। आज तो मन खैर बहुत ही अच्छा भी है। बैन लिस्ट सर, जैसा कल हम बात कर रहे थे, एस्कॉर्ट्स आ गया बैन से बाहर, बलरामपुर और डेल्टा दोनों बैन में बने हैं। अच्छा बताएं सर, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स। बस डेटा एफएनओ के 17,500 मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके ऊपर आप खुलेंगे। 17,500 के पुट पर 61 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 55 लाख शेयर हैं। 17,600 पे पार, हे भगवान, 55, 25, 1,40,00,000, 1,65,00,000, 17,650 के ऊपर 1,65,00,000। वाह, ठीक है। 17,700 के ऊपर 2.25 करोड़ शेयर आज ही के कॉल राइटर, आज की एक्सपायरी तो गिरने नहीं देने, इसलिए जहां खुले वहां से 50-75 पॉइंट नीचे आए, किसी इनविटेशन का इंतजार मत करना, ले लेना जम के खरीदा, और हर 50 पॉइंट 25 पॉइंट पे और ऐड करना टुकड़ों, क्योंकि 17,700 के ऊपर 2.25 करोड़ से ज्यादा शेयर अगर शॉर्ट है, गिरेगा कैसे? आज तो नहीं गिरेगा, आज तो नहीं गिरेगा। न डाउ फीचर आपको कोई ऐसा खराब दिखा रहा है। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग आज तो तगड़ी होनी है, तगड़ी होनी। अच्छा, दूसरी एक और मजे की बात देखो, कल एफआईआई ने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम की, ये और बेच गए कल ही नीचे, नहीं तो आज बेचते ना ऊपर। करेक्ट सर, तो 200 पॉइंट ऊपर बेचते थे, कल भी उन्होंने भी 3% कम कर दिया। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग, अब ये तो हो गई निफ्टी की बात, तो उस हिसाब से अब आपके लिए रुकावट की जो जगह वो बता देता हूँ। 17,800 पे 74 लाख शेयर है, 74 लाख, वो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। सो
वहां तक का रास्ता दिख रहा है क्लियर डेटा में, ठीक है। बैंक निफ्टी 38,000 तो आपका रॉक बॉटम हो गया, दिख रहा है। 25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट है। हल्की फुल्की रुकावट आपकी 38,500 है, और अगर 38,500 के ऊपर खुल के टिक गए, जो कि होना चाहिए, तो आपकी शॉर्ट कवरिंग खींच के आएगी ऊपर 30, 15, 45 और 20, 65 लाख, करीबन 75 लाख शेयर से ज्यादा 80 लाख शेयर आपके 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। वाह, तो 38,600 से 38,750 तो आएगा आएगा ही आएगा। ये लेके जाएगा। ऊपर जो रुकावट की जगह वो 39,000 है, जहां 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। सो मेरे ख्याल से लॉजिकली बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए 38,600 से 38,750 के आसपास, 38,800 हल्की सी रुकावट, तो वहां पहुंचना चाहिए। निफ्टी आपका 775 850 की रेंज में पहुंचना चाहिए आज या कल में। ये लॉजिकल लेवल है ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और बढ़िया सेटअप है। नतीजों पर कोई व्यू? नतीजे बहुत ढेर सारे हैं। एक दो अच्छे नंबर से आइशर मोटर्स बहुत ही बढ़िया। ओहो, कमाल के तोड़फोड़ नंबर से और गजब के नंबर है। हर एक पैरामीटर हेड्स ऑफ है इस कंपनी को, क्या नंबर से, मतलब बहुत ही जोरदार नंबर से। तो एक आइशर मोटर्स बहुत बढ़िया लगे। कोल इंडिया, वाह, मतलब कहाँ से? अमेजिंग नंबर, बहुत बढ़िया। ये 240 की तरफ स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़िया नंबर से, डिविडेंड यील्ड है, हर एक चीज़ है। ये एक अच्छा नंबर आपके लिए हो गया कोल इंडिया। बाकी सब इतने सारे नंबर से, कुछ तो मैं वरुण, नुपुर और इनके लिए भी छोड़ूं, अरमान के लिए उनसे ठीक है, चलिए सर। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का बाजार का सेटअप। अच्छा सर, नंबर्स और खबरें तो बात करेंगे, बट एक और बात करनी थी, थोड़ी बाजार से रिलेटेड बट थोड़ी बाजार से दूर भी, और जो लगातार हमारी मुहिम पर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। हफ्ता वसूली काफ़ी पॉपुलर मुहिम रही थी, काफ़ी बड़े सवाल आपने उठाए थे। पहले तो इन डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के कामकाज को लेकर, और उसके बाद जो चाइनीज़ कनेक्शन था, दोनों पर आपने एपिसोड्स किए थे। रेगुलेटर्स का एक्शन भी आया, और कल एक बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से आया डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को लेकर। रेगुलेशन के लिए आरबीआई ने कल एक बड़ा कदम उठाया। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। दीप, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये मैटर हमने तब उठाया जब कोई इसको देखता नहीं था। और ये खाली ऐसा नहीं कि ये बिजनेस जर्नलिज्म से रिलेटेड मैटर है। ये मैटर हफ्ता वसूली से शुरू हुआ था, जो कि कायदे से देखा जाए तो जनरल न्यूज चैनल्स के काम का है। करेक्ट। लेकिन अच्छा हुआ हमने उस हिसाब से उठाया था कि जब लॉकडाउन के वक्त मोरेटोरियम की जरूरत थी और कंपनियों को मोरेटोरियम बैंक दे रहे हैं, तो एक आम आदमी जो मुसीबत में डिजिटल लोन ऐप से लोन लेता है 2,000, 3,000, 5,000 का, और मतलब दिन का 2% ब्याज वो मार लेते हैं। दिन का है, हाँ। महीने का नहीं बोलो, दिन का मार लो। तो ऐसे लोगों को एक तो इतना आप लूट रहे हो, उसके ऊपर से उनके साथ बदतमीजी, मैसेजेस भेजना, फर्जी लीगल नोटिस, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब वो पीरियड हमने देखा, हमने जो शो किए, मतलब दिल दुखता है। सो आई थिंक वहां से हम इस लेवल तक आए। और उसके बाद जो हमारा दूसरा एपिसोड था वो आई ओपनर था कि किस तरह से चाइनीज कनेक्शन है। और अब आप देखिए आज दो बड़ी खबरें आई हैं। एक जो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स है उनके नियम बहुत कड़े कर दिए, और दूसरा 100 करोड़ से ज्यादा ये चाइनीज ऐप्स का पैसा क्रिप्टो से रूट होकर बाहर गया है। करेक्ट सर, ऐसा बताया जा रहा है। सो समझ में आ रहा था। देखो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान के आदमी को एक लिमिट से ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बाहर के आदमी को आके उनको क्या पड़ी है हमारे लोगों को, तो कुछ नहीं। और हम ये आइडिया भी वहां से है कि यार ऐसे तो हमारे लोग नहीं कि जो इस तरह से, मतलब ये हमारी संस्कृति भी नहीं है कि हम इस तरह से उगाई करें और इस तरह से लोगों के साथ गाली गलौज करें। ये करने वाले कौन है? जब हम अंदर घुसे कि इनके पीछे कौन इन्वेस्टर है, कौन प्रमोटर है जो ये ऐप्स चला रहा है, तो हमारी आंखें खुल रही। 52 हमने टोटल ऐप्स हमने उस समय स्टडी की थी। 52 में से दीप करीबन 30-32 में चाइना वालों को पैसा लगा हुआ। समझ में आ गया मैटर एक मिनट में कि तो बाहर के लोग हैं जो लूट रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को। अच्छी बात है जो अब एक्शन हो रहा है, और मैं इस मामले में आरबीआई की सराहना करूंगा। बिल्कुल सर, बहुत टाइमली और एक के बाद एक कम से कम 4 से 5 ऑर्डर आरबीआई की तरफ से आए। जब आपकी गवर्नर साहब से बात हुई थी तब से ही फिर बहुत बढ़िया एक्शन लिया है और प्रॉम्प्टली लिया है। सो आई थिंक बढ़िया है कि अब जो इस गोरख धंधे में पीछे हैं बाहर आ रहे हैं, एक्शन हो रहा है। देखिए, फिर मैं एक चीज कहूंगा, जो आदमी लोन ले रहा है, हम मुद्दा उठा रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आपको पैसे वापस नहीं देने हैं, टाइम से देने हैं, ये आपकी नीयत होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके साथ पैसे वापस लेने के तौर तरीकों में कुछ गलत हो रही है, हम उसके खिलाफ है। राइट, हम लोन लेके नहीं देने के सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल, ये सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपने लोन दिया है,
आपने एक बिजनेस रिस्क लिए, सोच समझ के लिया कि आदमी क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अगर वो नहीं दे रहा तो आप उसको गलत मैसेज नहीं भेजोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, उसको ह्यूमिलेट नहीं करोगे, ये नहीं कर सकते आप। ये कर रहे तो ऐप्स की गलती है। लेकिन पैसा आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज बिल्कुल बैलेंस क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो चलिए, बड़ा असर हमारे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का आते हुए दिख रहा है आरबीआई की तरफ से रेगुलेशन इस सेक्टर के लिए। आइए फिर खबरों के बारे में जान लेते हैं। इतने सारे जो नतीजे आए ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ वरुण, नुपुर, अरमान और साथ ही कुशल तैयार हैं जो ब्रोकरेजेस के बारे में बताएंगे। वरुण, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी की एक कंपनी और एफएनओ में 5 कंपनियां आज अपने नतीजे घोषित करेंगे। तो निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल है और एफएनओ में बाटा, भारत फोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट और ऑरबिंदो फार्मा अपने नतीजे घोषित करने वाली है। एसपी अपैरल बोर्ड की बैठक है, शेयर बायबैक पे कंपनी जो है वो विचार करेगी, तो यहाँ पे नजर रखेगा। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट का जो बायबैक है वो शुरू हो जाएगा और 26 अगस्त को बंद होएगा। इशू साइज जो है 78 लाख इक्विटी शेयर्स का है। ऑफर प्राइस जो है 500 रुपये प्रति शेयर का है। इसके अलावा बीएससी पे एक लिस्टेड कंपनी थी लॉयल टेक्सटाइल नाम की, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, ये आज से एनएससी पे भी लिस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। एक्स डेट है, निफ्टी की 6 कंपनियों की एक्स डेट है। इंडसइंड बैंक 8.5 रुपया, हिंडाल्को 4 रुपया, कोल इंडिया 3 रुपया, डीवीज लैब 30 रुपया और ग्रासिम 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। और कोटक महिंद्रा बैंक 1 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो थोड़ा निफ्टी कम बढ़ेगा इस हिसाब से। तो जी, ये तो थोड़ा आप ही बता डिविडेंड सकते का, हैं। थोड़ा डिविडेंड का असर तो आएगा ना, थोड़ा तो आएगा। 50-52 पॉइंट के आसपास का डिविडेंड टोटल मिला। 50-52 पॉइंट निफ्टी का? हाँ नहीं जी, क्योंकि आप टोटल कर लीजिए 8.5 और 4 12, मतलब 30 रुपये का तो डीवीज का ही है। नहीं, रुपए का तो ठीक हाँ, है। रुपए। रुपए तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा डिविडेंड की वजह से 50 पॉइंट कम बढ़ेगा। झटका मत लगाओ ऐसा, बड़ी मुश्किल से तो डबल सेंचुरी लगवा रहे हैं। नहीं, 50 रुपए का डिविडेंड है तो इसका एडजस्टमेंट होगा। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डिक्सन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आईओसी और महानगर गैस, ये तमाम कंपनियां हैं जिनकी डिविडेंड की एक्स डेट है, तो इनका एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। जापान के मार्केट आज बंद है, माउंटेन डे है, इसके लिए बंद है। वही नतीजे आपको अनिल जी ने बताया कि आयशा मोटर्स के काफ़ी बेहतरीन नतीजा है। मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। रेवेन्यूज 72% बढ़े हैं, मार्जिन 18.4% से बढ़ के 24.5, 23.1% का अनुमान था। मुनाफा जो है 611 करोड़ पे आया है, 542 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 237 करोड़ से बढ़ के ये आया है। कोल इंडिया जोरदार नतीजे, रेवेन्यूज 39% बढ़े, मार्जिन 19% से बढ़ के 35%, 28% का अनुमान था। मुनाफा 8,833 करोड़ 3,170 करोड़ से बढ़ के आया है, 5,717 करोड़ के आसपास का अनुमान था। ई ऑक्शन में करीब 78% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। टाटा कंज्यूमर्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स नंबर्स है, रेवेन्यूज 11% बढ़े हैं, मार्जिन 13.7%, ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, थोड़े इंचअप ही हुए हैं और मुनाफा 15% के आसपास बढ़ के आया है। और आरती इंडस्ट्रीज ऑपरेशनली स्लाइटली बेटर है एस्टीमेट से, रेवेन्यूज जो है 50% बढ़े हैं, मार्जिन 19% पे आए हैं, 18% का अनुमान था लेकिन 24% से गिर के 19% पे आए हैं। मुनाफे में 15% के आसपास का उछाल देखने मिला है। ओके, तो ये है फर्स्ट राउंड ऑफ नतीजे, जिसमें नुपुर से भी जानते हैं कुछ और नतीजे। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सील वहाँ पे थोड़े इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आते दिखे हैं। जो आय है वहाँ पे 16% का उछाल है और जो मार्जिन है हालांकि वो पिछले साल से थोड़े से कम होते दिखे लेकिन एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर आते दिखे हैं। IRCTC मिले जुले नतीजे यहाँ भी दिख रहे क्योंकि कंपनी की आय में तो 250% का उछाल आते दिखा है। जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 190% से बढ़कर इस बार आया है। हालांकि मार्जिन पे यहाँ भी दबाव दिखा है, 45% से 38% के आसपास आते इस बार मार्जिन दिखे, लेकिन फिर भी एस्टिमेट से बेटर है। सारे सेगमेंट्स की बात करें तो सारे सेगमेंट में अच्छी रिकवरी आती दिखी है। ग्लेनमार्क फार्मा कमज़ोर नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं क्योंकि बेस काफ़ी हाई था, लेकिन अनुमान था कि नतीजे भी कमज़ोर ही आएंगे। इस बार की जो आय है वो 6% से कम होकर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है वो 25% से गिरा है और जो मार्जिन है वो 15.5% के आसपास आते दिखे हैं। मेट्रोपोलिस कमज़ोर नतीजे यहाँ भी कंपनी के और अनुमान से काफ़ी नीचे आते दिखे। जो आय है वहाँ पे 14% का डाउनफॉल है। कामकाजी मुनाफा है वो 32% से कम होकर आया है और जो मार्जिन है वो 25% पे आकर इस बार रुक गए। अबाउट इंडिया काफ़ी म्यूटेड टाइप ऑफ क्वार्टर है कंपनी के लिए क्योंकि जो आय है वहाँ पे सिर्फ 7% का उछाल आते दिखा। कामकाजी मुनाफा काफ़ी फ्लैट था और जो मार्जिन से वहाँ 100 बेसिस पॉइंट का डाउनफॉल आते दिखा था। कैश के स्टॉक्स है और कार्गो लॉजिस्टिक्स भी आज फोकस में क्योंकि कंपनी के जो नतीजे वो काफ़ी बेहतर आते दिखे। 70% से कंपनी की आय बढ़ी है। मार्जिन्स में भी 170 बेसिस पॉइंट का उछाल आते दिखा। न्यू इंडिया एश्योरेंस काफ़ी बेहतर नतीजे यहाँ कंपनी के क्योंकि कंपनी का जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वहाँ 6% का उछाल है और इस बार कंपनी ने 118 करोड़ का मुनाफा किया है जो पिछले साल 550 करोड़ का लॉस था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आप कौन से नतीजे लेकर आए? जी,
सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर ध्यान रखिएगा, नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय आपको दिखेगा, आय में लगभग 2% की गिरावट आती हुई दिखी है। वही जो कंपनी को एबिटा का जो घाटा था 1715 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 534 करोड़ का। ऑयल इंडिया के नतीजे वो भी मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय आपको 33% बढ़ी हुई दिखेगी और मार्जिन जो है, मार्जिन में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 43.7% से बढ़कर 44.2% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा जो है, मुनाफे में आपको 5% की कटौती दिखेगी। किम्स के अगर नतीजे देखें तो नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो आय है, आय में आपको फ्लैटिस दिखेगा, लगभग 5% की बढ़ोतरी है, पर मार्जिन में कट देखा गया है, 30.4% से घटकर 27.7% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी आपको 21% की कटौती देखी गई है। रेडिको खैतान की अगर बात करें तो नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 27% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स पर कट देखा गया है, 15.4% से घटकर 12.2% पर, और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है। वहीं मजगांव डॉक की अगर बात करेंगे तो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 84% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 5.8% से बढ़कर 7.8% पर, और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा लगभग 93 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और आईटीआई की अगर बात करें तो नतीजे जो हैं उनके, वो जो लॉस है, वो घाटा जो है वो बढ़ चुका है। आय में आपको दिखेगा 28% की कटौती और घाटा भी लगभग 88 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अंत में अगर बात करेंगे रेल विकास निगम की तो वहां पर नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय 20% बढ़कर आई है, मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया, 5.9% से बढ़कर 6% पर, और मुनाफे में भी आपको 28% की बढ़ोतरी दिखेगी। रिजल्ट सीजन में हमको एक बदलाव करने की बहुत जरूरत है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जी, जितने भी हमारे रिसर्च एनालिस्ट है जो ये नतीजे पढ़ रहे हैं, इनको सबको एक एक पानी की ग्लास साधना जरूरत पड़ती है ना, स्पेशली मतलब आखिर के 7-8 दिन में तो ऐसा कर ही लेना चाहिए, है ना। और इतने नंबर होते हैं, तेजी से सारे होते हैं और परेशानी आ जाती है, तो गला ही सूख जाता है। पता चला कि मतलब इतनी स्पीड से आराम से 3:30 बजे तक मार्केट खुला है, आराम से यानी जो एक टाइम था हम सब मिलके 5 पेपर लेके आते थे, अब एक एक आदमी 5 पेपर लेके आता है, इतने नतीजे। खाली 2 दिन की बात है, अगले हफ्ते से आराम है। ट्यूसडे फिर भी थोड़ा रहेगा नंबर्स, क्योंकि वीकेंड के आएंगे, तो ट्यूसडे के बाद तो फिर आपके पास काम ही नहीं कुछ है, ढूंढेंगे हम। तब काम करेंगे जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च पर। आजकल आप देख भी रहे होंगे थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि नतीजों के सीजन से फुर्सत ही नहीं मिल रही, उसके बाद निकालेंगे। चलिए सेकंड राउंड करते हैं शुरू। वरुण, आपसे बताइए। ओके, तो सबसे पहले पीबी फिनटेक, यहाँ जो कंपनी का नुकसान है वो और बढ़ चुका है। 111 करोड़ के नुकसान के मुकाबले इस बार 204 करोड़ का नुकसान किया है। हालांकि रेवेन्यूज जो है वो भी दुगने हुए हैं, 238 करोड़ से बढ़ के 505 करोड़। जम्मू एंड कश्मीर बैंक या एनआईआई 6.7% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 104 करोड़ से बढ़ के 166 करोड़। हालांकि एनपीएस जो है कंपनी के बढ़े 8.67% से बढ़ के 9.09% के आसपास आए हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन अच्छा परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू 23% बढ़े हैं, मार्जिन्स 19% से घट के 17.8%, मुनाफा जो है उसमें 22% का उछाल है। वाटेक वबाग मिले जुले नतीजे, रेवेन्यूज 4% गिरे हैं, मार्जिन्स में भी गिरावट है 4.97% से 3.6%, मुनाफा जो है उसमें बढ़ोतरी है 15 करोड़ से बढ़ के सीधे 30 करोड़ पे आया है। पतंजलि फूड्स, यहाँ दमदार नतीजे हैं, रेवेन्यूज 37% बढ़े हैं, मार्जिन्स हालांकि थोड़े गिरे हैं, 6.29% से गिर के 5.4%, मुनाफे में 40% के आसपास की बढ़ोतरी है, 173 करोड़ से 240 करोड़ के आसपास आया है। डॉलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट है, रेवेन्यूज जो है 77% बढ़े हैं, मार्जिन्स 7% के आसपास की गिरावट है, मुनाफा 20% बढ़ा है, 27 करोड़ पे आया है 22 करोड़ से बढ़कर। और एलेम्बिक, यहाँ पे एलेम्बिक लिमिटेड है जहाँ पे रेवेन्यूज़ करीब 21% बढ़े हैं, मार्जिन्स में बढ़ोतरी है 19.6% से बढ़ के 24.5, मुनाफा जो है वो फ्लैट रहा है करीब 3.85 करोड़ के आसपास। ओके, नुपुर बताएं आज के और आखिरी सेट ऑफ नतीजे कौन से? सबसे पहले एचईजी काफ़ी बढ़िया नतीजे आते दिखे, 75% से बढ़कर कंपनी की आय आई है और जो कामकाजी मुनाफा है वो 2.5 गुना ऊपर है इस बार। मार्जिन भी 17.5% से बढ़कर 25.5 के आसपास आते दिखे। आजकल मुनाफे से घाटे में आ चुकी है अब कंपनी, हालांकि जो आय है वो वहाँ पे थोड़ी डाउनफॉल देखी गई है, 17% से कम होकर इस बार कंपनी की आय आई है। जो मार्जिन है वहाँ भी काफ़ी दबाव था, काफ़ी दबाव आते दिखाए। सीएसई मिक्स मिले जुले नंबर आते दिख रहे हैं, यहाँ पे 28% से कंपनी की आय बढ़कर आई है, जो मार्जिन है वो 24% से कम होकर 16% के आसपास आते इस बार दिखे। कोचिन शिपयार्ड काफ़ी बढ़िया नतीजे लग रहे हैं यहाँ पे कंपनी के, क्योंकि 34% से कंपनी की आय इस बार बढ़कर आई है, जो मार्जिन है वो भी 6.3% से ऊपर होकर 7.2% के आसपास आते दिखे। एंटनी वेस्ट काफ़ी बढ़िया नतीजे हैं यहाँ पे कंपनी के, 62% से कंपनी की आय बढ़कर आई है, मार्जिन हालांकि थोड़े दबाव में
20% से कम होकर 19% के आसपास आते इस बार दिखे। अरविंद फैशन काफ़ी बढ़िया नतीजे आते दिखे कंपनी के, हालांकि जो बेस था वो काफ़ी लो था लॉकडाउन के चलते, लेकिन कंपनी की जो आय है वो 3 गुना से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा इस बार 92 करोड़ के आसपास दिखा है और इस बार कंपनी ने काफ़ी कम किए अपने लॉसेस को बॉटम लाइन पे पर। ओके, तो ढेरों नतीजे आए हैं और ये सारे नतीजे आपके लिए, बट कुछ खबरें भी हैं। अरमान बताएं कौन सी है ये खबरें? जी, सबसे पहले एयरलाइन स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो 31 अगस्त से हवाई जो किराए हैं उस पे जो लगी रोक है वो हट जाएगी, और ये जो कैप है वो लगाई थी सितंबर 2021 में, और अब कंपनियां, इसका मतलब ये है कि अब कंपनियां तय कर सकती है कि उनकी न्यूनतम और अधिकतम किराया कितना हो सकता है। आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार ने जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए एलोकेशन बढ़ाया है और बाकी इंडस्ट्रीज से गैस को डाइवर्ट किया जाएगा, और उसके चलते जो सीएनजी पीएनजी के दामों में बड़े उछाल को काबू में लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कुछ प्रमोटर्स एक्शन है जिसमें किर्लोस्कर न्यूमेटिक है, जिसमें प्रमोटर्स ने 15% हिस्सेदारी बेची, और खरीदने वालों की लिस्ट में काफी सारे फंड्स हैं, जिसमें वैल्यू क्वेस्ट है, आईसीसीआई प्रू है, एलएनटी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, टाटा म्यूचुअल है, जिन्होंने खरीदे हैं। किर्लोस्कर फेरस की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 31 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। जेके पेपर, जिसमें रेनेजेंस इमर्जिंग मार्केट्स ने लगभग 11 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं, और अंत में अगर जेंसार टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो अमनसा होल्डिंग ने लगभग 72 लाख शेयर्स बेचे हैं, और वहीं प्लूटस वेल्थ ने 75 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए सारी खबरें, और कल कुछ जो प्रमोटर एक्शन बल डील्स हुई थी वो भी। आइए अब जानते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, पहले तो बताएं कुछ टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं नतीजों पर? मॉर्निंग डी पर टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले कोल इंडिया पर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर सीएलएससी की राय आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 250 रुपये के टारगेट्स देते हैं, 220 रुपये मौजूदा इसका करंट प्राइस है। Q1 अबव एस्टिमेट्स है, और बेहतर रियलाइजेशन जो ई ऑक्शन में हुई है उससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आया है। साथ ही मैक्वेरी की कोल इंडिया पर रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट रेज किए 185 से 256 रुपये के, और जेपी मॉर्गन ने भी ओवर रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट्स यहाँ पर भी रेज किए हैं 265 से 270 के। इनफैक्ट सीएलएससी की राय आ रही है आइशर मोटर्स पर। आइशर मोटर्स पर सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने जो टारगेट्स है लार्जली रेज किए हैं, और सबसे ज़्यादा सीएलएसए ने बाई रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट्स अपने बरकरार रखे हैं। 3,763 रुपये का मौजूदा भाव 3,155 रुपये का है। ये मान रहे हैं कि जिस तरह से टू व्हीलर स्पेस में परफॉर्मेंस आई है कॉम्पिटिशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉल्यूम्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। तो एक टॉप पिक इनके हिसाब से सीएलएसए के हिसाब से टू व्हीलर सेगमेंट में आइशर मोटर्स निकल कर आ रही है। जेफरीज की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 3500 से 3700 रुपए के टारगेट दिए हैं, और सिटी की भी राय खरीदारी की राय है 3300 से बढ़ाकर 3700 रुपए के टारगेट्स ये भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को पर जेफरीज की राय आती हुई दिख रही है। यहाँ पर होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स रेज किए हैं 310 से 380 रुपये, हालांकि मौजूदा भाव 440 रुपये का है। और अंत में यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। मॉर्गन स्टैनले ने 888 रुपये के लिए 791 रुपये मौजूदा प्राइस है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बट कुशल बताएं और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आप? बिल्कुल दीप, अन्य रिपोर्ट्स में मॉर्गन स्टैनले ने जाइडस लाइफ साइंस पर अपनी रेटिंग दी है। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 513 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, मौजूदा भाव 365 रुपये का है। साथ ही दूसरी तरफ सिटी ने जाइडस लाइफ साइंस पर सेल रेटिंग अभी भी बरकरार रखी है, और उस बाकी ब्रोकरेज हाउसेज के विपरीत 350 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, तो मौजूदा भाव से भी कम के ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कमेंस इंडिया यहाँ पर रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए नोमुरा ने 770 रुपये के लक्ष्य दिए हैं, 1167 रुपये मौजूदा प्राइस है। साथ ही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट रेटिंग मेंटेन की है, 1950 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, और साथ साथ पावर ग्रिड यहाँ पर सीएलएससी की राय है, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 250 रुपये के लक्ष्य। और अंत में पीबी फिनटेक, जहाँ पर सिटी की राय आ रही है, खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, बट टारगेट्स रिड्यूस किए हैं 900 रुपये से घटाकर 750 रुपये के टारगेट्स देने हैं, हालांकि मौजूदा भाव 561 रुपये का है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स और दमदार एक्शन इनके दम पर। आइए बढ़ते आगे, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। आगे सब, ओह वाह, ये है पिक्चर परफेक्ट। देखो बहुत बढ़िया, क्या कलरफुल, मतलब एकदम। सुमित जी, कोई शाम को शादी वादी में, अच्छा सॉरी आज तो रक्षाबंधन है। हाँ, सुमित जी सबसे ज्यादा चमकते हैं। वाह, एक तो वैसे आप यंग हैं,
फिर ऊपर से ऐसे कपड़े पहन के तो मतलब गजब ही कर देते हैं। चलिए तो आइए, सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन नतीजों के साथ। और किरण जी, आप सोचेंगे आज सुबह सुबह पहले मेरा नंबर कहाँ से आ गया शुरुआत करने में, क्योंकि आराम से ना, मतलब किरण जी का नंबर आराम से, वो भी उनको भी हड़बड़ी नहीं होती, वो शो शुरू होने के बाद 20 मिनट बाद वो अपना अनम्यूट करते हैं। करेक्ट, उनको मालूम है 20 मिनट तक तो आएंगे। लेकिन उसकी वजह ये कि कोल इंडिया के आए हैं तगड़े नतीजे। अब कोल इंडिया से क्या ताल्लुक है किरण जी का? इस महीने की पिक थी, पिक ऑफ द सीरीज कोल इंडिया, जो किरण जी ने दी थी। और आपकी पिक ऑफ द सीरीज के नंबर्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आज फिर से एक्शन में आने वाले हैं। तो पहले तो उसकी बधाई। और बताएं सर, अब क्या टारगेट्स, और जिन लोगों ने खरीद रखा है उन्हें क्या करना है? अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। और धन्यवाद अनिल जी, आपने ये याद रखा कि पिक ऑफ द सीरीज था, और सही में 2016 का जो सारे टॉप्स थे उसको तोड़ दिया था। और मैं मानता हूँ कि लगभग इस महीने के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में मैंने ये पिक ऑफ द सीरीज दी थी। उसके टारगेट्स 240 245 है, वो बिल्कुल ऐसे होते नजर आएंगे। और अभी के लिए जिस तरीके के रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से अभी 215 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए 240 245 के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर आए। सेठी साहब, आइशर मोटर्स पर राय दीजिए। ओहो, क्या गजब के नंबर से और हर एक पैरामीटर पे तगड़ी परफॉर्मेंस है। आय से लेकर मार्जिन्स, मुनाफा, नए लॉन्चेस, आगे का आउटलुक, मतलब ढूंढ ढूंढ के लेंस लेके निकालेंगे तो गलती नहीं मिलेगी कहीं भी। बताएं सर, क्या है विचार? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल तोड़फोड़ नतीजे हैं, बहुत ही दमदार नतीजे। और अगर आज आप पिक ऑफ द डे देने का मौका देते हैं तो मेरा पिक ऑफ द डे आइशर मोटर्स ही होता। मुझे लगता है इस स्टॉक को आज अगर बहुत ज्यादा गैप से नहीं खुले, हालांकि मैं ये मानता नहीं, जिस तरीके से बाजार भी दिख रहे हैं और इतने तोड़फोड़ नतीजों के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छे गैप से खुलना चाहिए। बट मुझे लगता है आज इजीली इस स्टॉक में हम 3250 तक के आसपास के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, 3250। आई टेक माई वर्ड्स बैक। पहले मुझे ऐसा लगा कि सुमित जी ज़्यादा चमक रहे, लेकिन जब नज़दीक से मैंने देखा सेठी साहब और सुमित जी को दोनों को एक साथ दिखा दीजिए और हमारे दर्शक खुद डिसाइड कर सकते हैं एक स्क्रीन पे कौन ज़्यादा चमक रहा है। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वर्डिक्ट इज आउट। सेठी साहब, आप बाजी मार के फोटो फिनिश में।